गुड मॉर्निंग। आज हम भारत पार्ट 3 करेंगे और वो इस सीरीज़ का सबसे लास्ट पार्ट होगा। जैसा कि हम भारत पार्ट 1 और 2 में देख चुके हैं, भारत के सामान्य परिचय के बारे में, भारत के क्षेत्र के बारे में, विस्तार के बारे में, समुद्र तट के बारे में, स्थल सीमा के मामले में, बंदरगाहों के बारे में, राज्यों के बारे में, देश के साथ सीमाओं के बारे में इत्यादि बहुत सारी बातों को हम भारत पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, भारत पार्ट 3, क्योंकि इसमें भारत के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप इत्यादि नाम आखिर कैसे पड़े, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय नदी, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके बारे में भी चर्चा की जाएंगी। इसके अलावा संसद भवन के बारे में, भारत की नई राजधानी के बारे में, नए राज्यों के गठन इत्यादि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करें भारत का नाम। आखिर भारत का नाम कैसे पड़ा? और फिर सिर्फ भारत ही नहीं, हम देखिए भारत के नाम अनेक हैं। हम देखिए भारत के पास एक नाम आपको सुनाई देगा, जम्बू द्वीप। बहुत सारे नाम हैं, हम लाइन से लिख दें, जम्बू द्वीप। आखिर ये नाम कहाँ से पड़ा? हालांकि ये उतना प्रामाणिक नाम नहीं है। एक्चुअल में जम्बू द्वीप जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कहा गया हमारे देश को। खासकर गौतम बुद्ध के समय के भारत में जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें लिखी गईं, उन पुस्तकों में भारत को जम्बू द्वीप का नाम दिया गया। आसपास में हम देखें तो म्यांमार या बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा गया, इंडोनेशियाई वाले क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप कहा गया, तो भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। आखिर इसका आधार क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आधार है जामुन। संस्कृत भाषा में जामुन को जम्बू कहा जाता है और इस क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में उस समय जामुन के वृक्ष बहुत सारे थे, इसलिए इनको, इस जगह को नाम दे दिया गया जम्बू द्वीप। लेकिन ये उतना प्रामाणिक नहीं है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि पूरे भारत में हर जगह जामुन जी नहीं। तो जम्बू द्वीप बहुत ही सीमित जगह पे कहा गया। इसी प्रकार एक नाम भारत का और मिलेगा आपको, आर्यावर्त। नाम सुनेंगे आप आर्यावर्त का। और ये आर्यावर्त जो नाम है ये मिला आर्यों के कारण। हमको मालूम है कि भारत में आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, और जब मध्य एशिया से भारत में आए तो शुरू में वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास में ही रहते थे। लेकिन आगे चलकर आर्यों की जो वैदिक सभ्यता थी वो संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गई, खासकर उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखें, ये भारत देश है मान लीजिए, ठीक है, तो संपूर्ण उत्तरी भारत में ये वैदिक सभ्यता फैल गई। ये उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, ये विभाजन का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल बीचों बीच भारत के विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत के उत्तर का हिस्सा उत्तरी भारत कहलाता है और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी भारत। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की वैदिक सभ्यता जो है वो पूरे के पूरे उत्तरी भारत में फैल चुकी थी। तो इसी क्षेत्र को नाम दिया गया आर्यावर्त। बात समझ में आ रही है? तो हम देखें आर्यावर्त नाम भी काफ़ी सीमित है और सिर्फ उत्तरी भारत को रिप्रेजेंट करता है, इसमें दक्षिण भारत इंक्लूड नहीं है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता जो उत्तरी भारत में तो फैल गई, लेकिन दक्षिण भारत में इस वैदिक सभ्यता को प्रसारित करने का कार्य किसने किया? तो याद रखिएगा, ये कार्य किया था अगस्त्य मुनि ने। किसने किया था? अगस्त्य मुनि। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में जगह जगह अगस्त्य मुनि के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल आर्यावर्त नाम जो है भारत का, वो बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिए था, उत्तरी भारत के लिए। बाकी ये नाम सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद हम देखें एक नाम और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है भारत। अब ये भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा? इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। किसी कहानी में कहा गया कि एक भरत मुनि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। किसी कहानी में ये बताया गया कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, उनके एक पुत्र थे, नाम था भरत, और वो बड़े प्रतापी हुए, तो उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन सर्वमान्य कहानी इस मामले में महाभारत में दी गई है।
महाभारत में ये उल्लेख आता है कहाँ पर, तो याद रखिएगा महाभारत में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है आदि पर्व। महाभारत में चैप्टर को पर्व कहा गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में मंडल कहा गया है, रामायण में कांड कहा गया है, वैसे ही महाभारत में यूनिट या चैप्टर को पर्व कहा गया है। और कुल कितने पर्वों में बटी है महाभारत? 18 पर्व, ठीक है। तो इन्हीं पर्वों में से एक पर्व है आदि पर्व। इसी आदि पर्व में बताया गया है कि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला और उनका विवाह हुआ राजा दुष्यंत से, और इन दोनों का एक पुत्र हुआ भरत। आगे चलकर जब सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया, क्योंकि इसी भरत के नाम पर जो लोग इनकी संतान थे, इनके वंशज थे, वो अपने आप को भरत वंश, भरत कुल का कहने लगे। तो ये देश किन का हुआ? भरत कुल के लोगों का, मतलब भरतों का। तो कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। इसी कहानी के, महाभारत के इसी उल्लेख को महाकवि कालिदास के द्वारा भी उल्लेखित किया गया है। और महाकवि कालिदास के द्वारा कौन सी बुक में इस कहानी का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, इन दोनों के विवाह के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन है, और इनके बेटे भरत के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा बताया गया है। बहरहाल हम इनके राइटर की बात करें तो ये कालिदास, और कालिदास को भारत का क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर कहा गया है। भारत के शेक्सपियर किसे कहा गया? कालिदास। और रही बात अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जितनी भी पुस्तकें अन्य भाषाओं में अनुवादित हुई हैं, तो भारत की सारी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में अनुवादित होने वाली कोई पुस्तक है तो वो है गीता। नाम सुने होंगे, भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। तो गीता भारत में सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक है। और इस मामले में सेकंड नंबर किसी बुक का है भारत में, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और रही बात हम पूरे विश्व की पुस्तकों की बात करें, तो विश्व की पुस्तकों में सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली बुक कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? तो वो श्रेय आता है किसका? बाइबिल। बाइबिल एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है पूरी दुनिया में। तो दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? बाइबिल। भारत में नंबर 1 पे कौन है? गीता। और गीता के बाद अगर सेकंड नंबर किसी का है तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। बात समझ में आ रही है? तो हम भारत के बारे में बात कर रहे थे, भारत नाम के बारे में बात कर रहे थे। तो भारत नाम जो है वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार एक नाम और आपको मिलेगा, कौन सा? हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान नाम किन लोगों के कारण पड़ा? तो याद रखिएगा ये थे फारसी लोग, फारसी, फारस और अरब के लोग। और इनके साथ समस्या ये थी कि ये सिंध को हिंद कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। ये फारस और अरब के लोग कौन थे? तो हमको मालूम है कि जब भारत में आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता स्थापित किया, तो उसी समय आर्यों की दूसरी शाखा के द्वारा फारस में, जिसको आज ईरान कहते हैं, वहाँ फारस में पर्शियन सभ्यता की स्थापना किया। तो यही पर्शियन सभ्यता के लोग थे जो सिंधु को हिंदू कहते थे और इस क्षेत्र को हिंद कहते थे। और इस क्षेत्र में, मतलब हिंद क्षेत्र की सारी चीज़ें बहुत प्रसिद्ध थी, खासकर यहाँ की लोहे की तलवारें बहुत प्रसिद्ध थी। हिंदसा कहा जाता था। तलवार हो कैसी? हिंदसा। बोली हो कैसी? हिंदसा। काउंटिंग का मेथड हो कैसा? हिंदसा। हमारे यहाँ की हर चीज़ फारस और अरब के लोग क्या कहते थे? हिंदसा, ठीक है। तो हिंदू, सिंधु के नाम पर हिंदू पड़ा। और संस्कृत भाषा में स्थान, क्षेत्र को स्थान भी कहा जाता है। तो संस्कृत का स्थान जो है वो फारसी लोगों ने स्थान कहना चालू किया। तो इस तरह से फारसी और अरबी लोगों के द्वारा क्या नाम दे दिया गया? हिंदुस्तान नाम भारत को दे दिया गया। किस नदी के आधार पे? सिंधु नदी के आधार पे। उनके बाद जब हम देखते हैं कि भारत में यूनानी लोग आए, तो यूनानी लोग देखे यहाँ पे हिंदसा, हिंदसा, तो इसी के आधार पे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहना चालू किया, हिंदसा। तो उनका उच्चारण हुआ इंडस, ठीक है। और इंडस के आसपास का एरिया क्या हुआ?
इंडिया। तो अगला नाम क्या है? इंडिया, जो कि भारत को पूरे विश्व में इसी इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। ये इंडिया नाम जो है किसकी देन है? यूनानियों की देन है, ठीक है। और यूनानी किस कारण ऐसा बोलने लगे? ये फ़ारसी और अरबी लोगों के कारण, क्योंकि फ़ारसी और अरबी लोग जो हैं वो सिंध को हिंद और सिंधु को हिंदू कहते थे। तो हिंदुस्तान से यूनानी लोग इंडस कहने लगे और इंडस के आसपास का एरिया क्या कहलाया? इंडिया। आप एक यूनानी राजदूत का नाम सुने होंगे, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था और उसने उस समय के भारत को जैसा देखा वैसा लिखा, तो उस बुक को उसने क्या नाम दिया? इंडिका। तो ये इंडिया, इंडस, ये सब नाम किनकी देन है? ये देन है किसकी? यूनानियों की देन है, ठीक है। तो हम देखते हैं यही कुछ प्रमुख नाम हैं: जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। अब इसमें से हम देखें, दो ही नाम वर्तमान समय में उपयोग किए जाते हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। क्योंकि हमारे संविधान के तहत हमारे देश का नाम रखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया अर्थात भारत नहीं, बल्कि भारत अर्थात इंडिया। संविधान के किस हिस्से में ऐसा लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये जो नाम दिया गया भारत, भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है। और भाग 1 के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। तो भाग भी 1, अनुच्छेद भी 1, जहाँ पर हमारे देश का नाम रखा गया। इसके बाद हम देखें संसद, पार्लियामेंट, और हम देखते हैं कि भारत की संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? लुटियन। किसके द्वारा तैयार किया गया? लुटियन। एक लुटियन थे और दूसरे थे कौन? हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों के द्वारा हमारी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया। इसका निर्माण 1921 में किया गया और कंप्लीट होते होते 27 आ गया, और 1927 में इसका उद्घाटन उस समय के भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी करें, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। कब? 1927 में। और ये हमारी संसद भवन कहाँ पर? नई दिल्ली में। लेकिन अब इसके बदले में हमारी एक नई संसद भवन तैयार हो रही है, और इस नई संसद भवन को नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नाम तो सुने होंगे आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत की नई संसद भवन का निर्माण 1920 से चालू हुआ है, और आशा है कि 2022 के समाप्त होते होते तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। और इस नई संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। इसके बाद हम देखें, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। और इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता कब दी गई? 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी की मान्यता दी गई। क्या इसका सभी जगह नाम गंगा है क्या? हम देखते हैं गंगा का नाम हर जगह गंगा नहीं है। कहीं पर इसको भागीरथी कहा जाता है, कहीं पे अलकनंदा कहा जाता है, कहीं पर इसको पद्मा कहा जाता है, और कहीं पर मेघना कहा जाता है। बहरहाल ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये कुल कितने एरिया में बहती है? तो याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और हम देखें, गंगा नदी भारत से निकली है लेकिन बांग्लादेश में जाके गिर गई है, ठीक है। तो हम देखें बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश इस तरीके से दिखेगा आपको। बांग्लादेश इस प्रकार से है, और हम देखते हैं गंगा नदी जब यहाँ पहुँचती है, इस तरीके से पहुँचती है। तो एक्चुअल में गंगा नदी को हम देखें तो ये निकली है कहाँ से? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और ये भागीरथी नाम की नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो याद रखिएगा, एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर से ये भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। इधर से एक नदी और ऐसे निकली हुई है, कौन सी? ये है भागीरथी। और दूसरी नदी कौन सी है? अलकनंदा। ये नदी है
अलकनंदा, और जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तब ये नदी कहलाती है गंगा नदी। आखिर ये संगम कहाँ होता है? तो इस जगह को नाम दिया गया है देवप्रयाग। क्या नाम दिया गया है? देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग के बाद ये जो नदी है ये गंगा कहलाती है। नहीं तो इसके पहले इस जगह पे भागीरथी कहते हैं और इस जगह पे अलकनंदा। जैसे भागीरथी नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री। वैसे ही अलकनंदा ग्लेशियर कौन से ग्लेशियर से निकली है? तो याद रखिएगा ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है अलकनंदा। और इसी अलकनंदा के किनारे पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ है। कौन सा मठ? जोशी मठ, बद्रीनाथ। नाम सुनेंगे आप। तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? इसी अलकनंदा पे स्थित है। केदारनाथ का भी जिक्र आता है। केदारनाथ कहाँ पर है? इसी पे है क्या? जी नहीं। इसी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। कौन सी? मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी पर स्थित है आपका केदारनाथ। ठीक है। तो हम देख रहे हैं भागीरथी नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री। और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतोपंथ ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से हुआ है? ये आपको बताना है। भागीरथी की बात हो रही है। इसी भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है? टिहरी डैम। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि टिहरी डैम कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा टिहरी डैम जो है इसी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है भिलंगाना नदी। और भिलंगाना और भागीरथी दोनों का संगम जहाँ हो रहा है, देख रहे हैं आप, इसी संगम स्थल को नाम दिया गया है टिहरी डैम के रूप में। ठीक है। तो हम देखते हैं गंगा के रूप में आगे बहती है और आगे जाने के बाद इस जगह पे यमुना नदी आकर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी, इसका भी उद्गम हम देखें तो उत्तराखंड में बंदर पूंछ नाम का जो ग्लेशियर है वहाँ से उत्पन्न हुई है। और कहाँ पे आके गंगा नदी मिल जाती है? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। यहीं पर गंगा और यमुना का संगम होता है। फिर दोनों और आगे बढ़ते हैं, बिहार की ओर चले जाते हैं। ठीक है। फिर बिहार से और आगे बढ़ के ये पश्चिम बंगाल की ओर चले जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से पश्चिम बंगाल की ओर चले जाते हैं। तो हम देखें ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, यहीं पर गंगा नदी में एक बैराज बनाया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उस बैराज का नाम क्या नाम है? तो याद रखिएगा उस बैराज का नाम है, ये जो बैराज है वो है फरक्का बैराज। फरक्का। भारत का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? फरक्का बैराज। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी। इसके बाद हम देखें फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी जो है वो दो दिशाओं में बढ़ जाती है। एक इस दिशा में आगे बढ़ जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश की ओर चली जाती है। और दूसरी इस दिशा में, दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती है। और इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? हुगली नदी। हुगली नदी। इसी नदी के किनारे पर कोलकाता नगर है। इस हावड़ा नगर, कोलकाता नगर कौन सी नदी किनारे पर है? हुगली। और हुगली नदी एक्चुअल में गंगा नदी की एक शाखा है। फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ गई। एक शाखा हुगली नदी और दूसरी शाखा बांग्लादेश में चली गई। और बांग्लादेश में इस शाखा को नाम दिया गया पद्मा नदी। ठीक है। और पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो इसी जगह पर इधर से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है जमुना नदी। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है। और जमुना और पद्मा का संगम यहाँ पर होता है। ये जमुना नदी कौन सी है? इसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम हुई है? कैलाश मानसरोवर। अगर आप देखते होंगे तो ये जगह मान लीजिए कैलाश मानसरोवर है, तो यहाँ से उद्गम हुआ है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। और यहाँ से कैलाश मानसरोवर से सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बल्कि भारत की तीन प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है। एक है सिंधु नदी जो कि उस दिशा में बहती, कहाँ? लद्दाख लेह से होते हुए पाकिस्तान चली गई है और कराची के पास जाके अरब सागर में गिर गई है। ठीक है। दूसरी नदी एक और यहाँ से निकली है, सतलुज नदी, और ये पंजाब में बहती है। और इसी नदी पर भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है और पंजाब से बहते बहते ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल गई है। सिंधु की सहायक नदी है सतलुज। और तीसरी नदी यहाँ से इस दिशा में निकली है वो है ब्रह्मपुत्र।
और जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली है तो पहले तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसको नाम क्या दिया गया है? सापू, या फिर इसी को सांगपो भी कहते हैं। सापू या सांगपो, ये नाम कहाँ दिया गया है? तिब्बत। और आगे बढ़ती है और अरुणाचल में घुस जाती है। भारत में याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल। और अरुणाचल में इसको सांपू या सांगपो नहीं, बल्कि इसको नाम दिया गया है दिहांग नदी। क्या नाम दिया गया है? दिहांग। ठीक है। और दिहांग के रूप में आगे बढ़ते ये असम पहुंचती है और असम में इसको फिर नाम मिला है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। असम से बहते बहते ये फिर क्या होती है? ये नदी जो है बांग्लादेश की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसको वहाँ पर नाम दिया गया जमुना। तो गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना, और दोनों का संगम होता है। और संगम होने के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक नदी और भारत से आकर यहाँ मिल जाती है। कौन सी? इसको नाम दिया गया बराक नदी। तो उसको नाम दिया गया है मेघना नदी। क्या नाम दिया गया है? मेघना। तो याद रखिएगा, गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और बराक नदी को मेघना। ठीक है। तो मेघना नदी आके मिलती है और इसी नाम से फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। तो गिरते समय क्या नाम है इसका? मेघना। तो हम देखते हैं गंगा को पद्मा भी कहा गया, जमुना भी कहा गया, मेघना भी कहा गया। ठीक है। और ये देख रहे हैं कि ये मेघना नदी और ये हुगली नदी। ठीक है। इसके जो बीच का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहा गया है। सुंदरवन का डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए तो फेमस है ही, साथ में सुंदरी वृक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसी सुंदरी वृक्ष के कारण इस जगह का नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा, जो कि संसार का सबसे बड़ा। इसके बाद हम देखते हैं